तो आपको जैसे है ना, कोई एक ऐसा आप ये अगर आप चित्र बना लेते हैं और इस चित्र को बनाकर आप अपने पास रख लेते हैं, तो ये दोलन वाले पार्ट के आपके सारे ऑब्जेक्टिव अभी क्लियर कर दूंगा मैं। जैसे ये आपका जो सरल लोलक है, इसकी गति क्या होती है? सरल आवर्त गति। कौन सी गति होती है? सरल आवर्त गति। और ये चित्र है किसका है? सरल लोलक का। तो सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक की गति क्या होती है? सरल आवर्त गति होती है। ये एक ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। इसमें क्या है कि जैसे ये आपका पेंडुलम है, तो ये इधर भी जाता है, आपको पता ही है, ऐसे भी जाएगा आपको और इधर भी जाएगा। तो ये जो है, ये इधर जाता है यहां तक और इधर जाता है यहां तक। तो शब्दों का मतलब समझिएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव का मतलब समझिएगा। तो ये जो गति है, हम कह रहे हैं कि ये क्या है? सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम है, सरल आवर्त गति। बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं मैं आपको, और सारे प्रश्न आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो यहां क्या है कि ये जो स्थिति है, ये इसकी माध्य स्थिति कहलाती है। कौन सी स्थिति कहलाती है? माध्य, बीच वाली स्थिति। जैसे कोई लड़की अगर झूला झूल रही है, तो जो बीच में जब हम झूला देते हैं, तो वो सेंटर में यहाँ इस जगह वाली स्थिति कौन सी कहलाती है? माध्य स्थिति। अब वो झूला अधिकतम यहां तक जा सकता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं अधिकतम विस्थापन की स्थिति। क्या बोलते हैं? अधिकतम विस्थापन। ये दोनों तरफ हो सकता है ना? तो दोनों तरफ आपका अधिकतम विस्थापन की स्थिति। अब जो आपके प्रश्न है उनको ध्यान से देखेंगे आप, और ये सारे यही के यही मैं आपको तैयार करा दूंगा। बहुत ध्यान से देखना है आपको कि जो माध्य स्थिति आपकी बन रही है उसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। बस ये अगर याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बोलते हैं इसको। माध्य स्थिति में आपका जो वेग है v, वो मैक्सिमम है, अधिकतम। अधिकतम क्यों? कि जब आप झूला दे रहे होंगे तो ये झूला ऐसे झूलेगा, तो जब सरल आवर्त गति हो रही है उस समय की बात है, स्थिर की बात नहीं। तो जब सरल आवर्त गति होती तो आपको पता है कि यहां पर वेग अधिकतम होगा, यहां जाकर तो ये रुकेगा, तभी तो इधर आएगा, यहां जाकर भी रुकेगा, तभी इधर आएगा। तो यहां पर वेग अधिकतम होगा। अब वेग अधिकतम होगा तो आपको पता है कि गतिज ऊर्जा जो है हाफ mv² होती है, तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी, है ना? अब आपने वेग से उसका अनुमान लगा लिया कि गतिज ऊर्जा क्या हो गई? अधिकतम हो गई। अब तीसरी बात, स्थितिज ऊर्जा जो है वो यहां क्या होगी उसको देख लो। तो अगर गतिज ऊर्जा अधिकतम है तो स्थितिज ऊर्जा, अब न्यूनतम शब्द का मतलब ये हो गया कि न्यूनतम का मतलब हो गया जीरो, है ना? कभी न्यूनतम पूछ ले, कभी जीरो बोल दे। और एक और चीज आप जीरो लिखेंगे, वो लिखेंगे आप त्वरण। तो त्वरण आपका यहाँ पर शून्य हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा को भी आप न्यूनतम की बजाय शून्य लिख दीजिए, झंझट ही खत्म। ये शून्य, ये अधिकतम, अधिकतम शून्य, शून्य। अब अगर आप अधिकतम विस्थापन की स्थिति में आते हैं, देखिए ये जो चार ऑब्जेक्टिव है, ये हर साल परीक्षा में आ रहे हैं, इस साल भी आएंगे, क्योंकि जब हर साल आ रहे हैं तो आएंगे ही आएंगे। अब अधिकतम विस्थापन की स्थिति में क्या होगा? सारा उल्टा कर दीजिए आप। अधिकतम विस्थापन की स्थिति में क्या होगा? यहां जाके रुक जाएगा, रुकेगा तो वेग क्या हो गया? जीरो, है ना? ये वेग है, क्या ये? वेग। तो वेग क्या हो गया? जीरो हो गया, है ना? अधिकतम विस्थापन पर रुक गई, वेग जीरो। वेग जीरो तो कौन सी ऊर्जा जीरो? हाफ mv² होता है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो गई? जीरो। बिल्कुल उल्टा करना है। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। ये आपको समझ में नहीं आता और फिर एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं तो कुछ भी लिख के हम आते हैं। त्वरण अधिकतम। अब आप देख लीजिए, ये आपके 8 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए, लेकिन माध्य स्थिति और अधिकतम विस्थापन की स्थिति में बिल्कुल उल्टा उल्टा लिखना है। तो अगर आपसे कोई कहे कि सरल लोलक की गति कौन सी गति है, तो आप कहेंगे
कि वो गति सरल आवर्त गति है। तो एक तो ये बताएं कि पेंडुलम की गति सरल आवर्त गति है, झूले की गति सरल आवर्त गति है, घड़ी के लोलक की गति सरल आवर्त गति है। और सरल आवर्त गति में जो माध्य स्थिति होती है बीच वाली, और जब उसको आप ऐसे करके छोड़ देते हैं तो यहां ऐसे झूला झूल रहा, झूला झूल रहे हैं, तो जो बीच की स्थिति वो माध्य स्थिति, और ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति, और इधर ही अधिकतम विस्थापन की स्थिति। तो झूलते हुए झूले में ये माध्य स्थिति, अधिकतम विस्थापन, फिर माध्य, फिर अधिकतम विस्थापन। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि माध्य स्थिति के अंदर 4 चीजें आपको काउंट करना है। तो माध्य स्थिति में जब आप आ रहे हैं तो ऐसे ऐसे झूल रहे हैं, तो जब आप गति कर रहे होते हैं तो इस जगह पर, यहाँ माध्य स्थिति पर आपका वेग अधिकतम होता है, क्योंकि देखो ऐसे झूलेंगे तो यहाँ वेग 0 हो जाएगा, यहाँ भी वेग 0 हो जाएगा। तो ऐसे किनारों पर तो वेग क्या हो जाएगा, ऐसे वेग क्या, यहाँ देखो यहाँ पर अधिकतम विस्थापन पर वेग 0 हो जाएगा, लेकिन अब बीच में क्या होगा, वेग अधिकतम होगा। अब वेग का जो है v, उसी से गतिज ऊर्जा निकलती है। तो किनारों पर वेग 0 है, मतलब अधिकतम विस्थापन की स्थिति में वेग 0, तो गतिज ऊर्जा भी 0। ठीक है, और बीच में क्या है, वेग अधिकतम, तो गतिज ऊर्जा भी अधिकतम। अब इसके अलावा दोनों बातें उल्टी लिखना है, मतलब यहां बीच में आओगे आप, तो अब बीच में आ गए मतलब सबसे नीचे आ गए, बॉटम में आ गए, तो स्थितिज ऊर्जा 0 और त्वरण भी 0। लेकिन जब आप यहां चढ़ते हैं, ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है आपको पता है, बढ़ जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी अधिकतम और त्वरण भी हो जाएगा अधिकतम। ये चीज आपने अगर कर ली तो आप मान के चलिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव होकर रहेगा परीक्षा। अब पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है उसका सूत्र है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बटे G। ठीक है, और आपको कहना है कि जो सरल आवर्त गति होती है, सरल आवर्त गति में ये जो आवर्तकाल होता है ये नियत रहता है। तो ऑब्जेक्टिव का एक प्रश्न है कि सरल आवर्त गति में क्या नियत रहता है। तो सरल आवर्त गति में कौन नियत रहता है, आवर्तकाल नियत रहता है, आवर्तकाल। एक पेंडुलम का और नाम है सेकंडी पेंडुलम। इसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है और इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 100 सेंटीमीटर होती है, कभी कभी 99.4 सेंटीमीटर भी लिखते हैं। तो लगभग 100 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं एग्जाम में, और आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। सरल आवर्त गति में क्या नियत रहता है, आवर्तकाल नियत रहता है। और ये प्रश्न सारे रिक्त स्थान में आ सकते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, केवल माध्य स्थिति को याद कीजिएगा। अधिकतम विस्थापन पर सारा उल्टा करना है। तो माध्य स्थिति को याद रखना कि वेग और गतिज ऊर्जा ऐसे चलेंगे, तो बीच में यहां इस जगह वेग और गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, और बची 2 चीजें और, स्थितिज ऊर्जा और त्वरण, ये होंगे 0। अब इसका उल्टा आप यहां कर लीजिएगा, अधिकतम विस्थापन की स्थिति। तो ये माध्य स्थिति है, साम्य स्थिति, और ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति। ये वाली जो स्थिति है अधिकतम विस्थापन की, ये माध्य या साम्य। यही कंफ्यूजन होता है, बस इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिएगा। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप चाहते हैं तो टेक स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि मैं आगे वाले ऑब्जेक्टिव्स पर आपको लेकर चलूं। देखिए अब इसके बाद अगर ये पेंडुलम, एक और ऑब्जेक्टिव है कि पेंडुलम अगर मुक्त रूप से गिर रहा है, ऐसे इसको आपने सरल लोलक लिया से छोड़ दिया हाथ में से, तो इसके आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर आपने इसको ऐसे करके छोड़ दिया तो ये G 0 हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए G का मान 0 होता है, तो T का मान अनंत हो जाएगा। तो इसका जवाब होगा कि जब मुक्त रूप से आप उसको नीचे की तरफ गिरा देंगे तो उसका आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। तो मुक्त रूप से गिरने पर आवर्तकाल अनंत होता है, ये आप ध्यान रखना, T अनंत हो जाएगा। और भी कई जगह T अनंत होगा जहां जहां G का मान 0 होगा, उपग्रहों में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी के केंद्र पर, ये सब जगह आपका आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, क्योंकि वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव और लेते हैं कि जैसे एक लड़की झूला झूल रही है, अब झूलते झूलते वो अचानक ऊपर खड़ी हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए ये लड़की है, यहां है अभी, तो इसकी प्रभावकारी लंबाई ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे, ये प्रभावकारी लंबाई। अब ये खड़ी हो गई तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो ऊपर चला गया। जब गुरुत्व केंद्र ऊपर खिसकेगा तो L का मान कम हो जाएगा।
और एल कम होगा तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। तो झूले की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब लेकिन उसने कहा कि गति बढ़ जाएगी तो दोलन काल क्या होगा? घटेगा। भाई प्रभावकारी लंबाई, उसने कहा दोलन काल पर क्या असर पड़ेगा? तो एल का मान घटेगा, ऊपर जाएगी तो। जब एल का मान घटेगा तो टी का मान भी घटेगा। तो दोलन काल उसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये आपको बताना है। मतलब झूले की गति तो बढ़ेगी, इसका मतलब दोलन काल क्या हो गया? घट गया। तो अगर लड़की खड़ी हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव है, झूलते झूलते, तो दोलन काल पर क्या असर पड़ेगा? तो दोलन काल जो है वो घट जाएगा। जवाब तो देना नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव में है। तो आपका मतलब समझ में आ गया कि आपको खड़ी हो गई, एल कम हो गया, टी कम हो जाएगा, तो टी का मान घट जाएगा। ठीक वैसे ही अगर कोई पेंडुलम है, ये पेंडुलम है और इसका जो बॉब या गोलक है ये स्टील का है, इसकी बजाय अगर आप इसको एल्यूमिनियम का बना दें तो इसके आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा? तो आपको मैं बता देता हूं, पेंडुलम के 4 नियम है। पहला है लंबाई का नियम, लंबाई बढ़ेगी आवर्तकाल बढ़ेगा। दूसरा गुरुत्वीय त्वरण का नियम, गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो आवर्तकाल। तीसरा नियम है द्रव्यमान का नियम, कि द्रव्यमान पर इसका कोई असर नहीं है, एम नहीं लिखा है कहीं भी सूत्र, मतलब द्रव्यमान का कोई असर नहीं पड़ता। तो किसी जगह अगर आप पेंडुलम से अगर आप कोई वैल्यू निकालना जा रहे हैं तो वहां अगर आपने स्टील के बॉब या गोलक की जगह अगर एल्यूमिनियम का भी रख दिया तो उससे आवर्तकाल पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। और जो सरल आवर्त गति है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब आप कहेंगे कैसे सर? क्योंकि सरल आवर्त गति कौन से संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। ऊर्जा संरक्षण पर अगर कभी बात हो तो आप कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण पर आपका जो प्रत्यास्थ संघट्ट में जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। ऐसी ऊर्जा संरक्षण बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर है, लेकिन रॉकेट नोदन किस संरक्षण पर है? संवेग संरक्षण पर। तो ये ऊर्जा संरक्षण पर कैसे, देखो मैं बताता हूं। माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा क्या है? अधिकतम। और अधिकतम विस्थापन पर वो 0 है। तो देखो जब यहाँ अधिकतम तो यहाँ 0, स्थिति यहाँ 0 तो यहाँ अधिकतम। मतलब स्थितिज और गतिज ऊर्जा का जो योग है वो नियत रहता है ना? मतलब यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, संरक्षित रहती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? नियत। यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जाओं का योग होती है, स्थितिज और गतिज। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ये आपके दोलन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, अब आप आराम से इनको पढ़िएगा तो ये आपके अच्छे से हो जाएंगे। और आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/, आवर्तकाल होता है। ये भी एक बहुत सरल प्रश्न है, आप इसको कर सकते हैं। और कोई भी तरंग अपने साथ क्या लेकर जाती है? तो तरंगे अपने साथ में क्या लेकर जाती है? ऊर्जा लेकर जाती है। ध्वनि अधिकतम किस माध्यम में फास्ट चलती है? स्टील में। ध्वनि इस बात पर निर्भर करती है, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा कि ध्वनि की चाल आर्द्रता पर भी निर्भर करती है, दाब पर भी निर्भर करती है, ताप पर भी निर्भर करती है। तो ऐसे में अगर ऑप्शन आता है उपयुक्त सभी पर तो आपको उसको राइट करना है। फिर आता है कि दो तरंगों में अगर तीव्रताओं का अनुपात 9:25 है तो आयामों का अनुपात क्या होगा? तो तीव्रताओं का अनुपात अगर 9:25 है तो उसमें आप वर्गमूल ले लीजिएगा, तो 3:5 उसका आयामों का अनुपात हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तरंग अपने साथ क्या ले जाती है? तरंग अपने साथ ऊर्जा को लेकर जाती है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि का वेग, है ना, याद रखना है, 0 डिग्री सी पर वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? ध्वनि का वेग कितना लिखा आपने 0 डिग्री सी पर? 332। एक्चुअली ये मान अलग अलग होता है क्योंकि टेम्परेचर बदलने पर ध्वनि का वेग बदलता है। तो इसलिए आप 0 डिग्री सी पर पूछे तो फिर आप लिखना कि ये वेग कितना होता है? 332। तो खैर चलिए, ये आपका दोलन पर मैंने जो जहां कंफ्यूजन होता है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और केवल आप माध्य स्थिति वाली याद करना, और अधिकतम विस्थापन आए तो उसको उल्टा पकड़ लेना। और माध्य स्थिति में क्या बताया मैंने कि वो बहुत फास्ट रहता है, तो माध्य स्थिति में वेग क्या होता है? अधिकतम। अधिकतम वेग अधिकतम तो v अधिकतम, तो गतिज ऊर्जा क्या है? हाफ mv², तो गतिज ऊर्जा भी अधिकतम। खत्म। अब दो उल्टे लिखना है, तो स्थितिज ऊर्जा 0, त्वरण 0। तो ये चार बातें आप यहाँ याद कर लीजिए, चार बातें आप यहाँ उल्टी कर दीजिए। और जब परीक्षा में प्रश्न आए
कि अधिकतम विस्थापन की स्थिति में स्थिति ऊर्जा कितनी होती है। तो आप पहले इसको दिमाग में लाना कि हमारा ये वाला क्या था, बस उसका उल्टा इधर चलाना है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। चलिए और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर मैं आपको लेकर आऊंगा। एक मैं आपके साथ में ऑब्जेक्टिव शेयर कर रहा था, क्योंकि मात्रकों से रिलेटेड बहुत ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बहुत सरल सरल तो ठीक है, कभी रिक्त स्थान में पूछ ले कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। पर अब ये नवी के प्रश्न है, ये कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। तो ये भी आपके छोटी कक्षाओं के प्रश्न बन सकते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 किलो जूल में 1000 जूल। वो किलो किलो शब्द आ जाए मतलब 1000। लेकिन एक अश्व शक्ति जो होती है, हार्स पावर जिसको हम बोलते हैं, उसमें 746 वाट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये तो बहुत सिंपल मात्रक हो गए जो नामजद रहते हैं, जैसे कार्य का जूल, ऊर्जा का जूल, शक्ति का वाट, तो ये नामजद है ना। दाब का पास्कल, तो इस ये वाले क्या होते हैं कि ये तो नाम वाले आपके वो हैं। लेकिन कुछ मैं आपको ऐसे बताता हूं जो आपको लगेगा कि मैं एक दूसरे से बनाना उनको आपको सिखाऊंगा। जैसे एक मात्रक आपका रहेगा विशिष्ट ऊष्मा। अब देखिए ये भी ट्रिक से सिखा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको ऐसा कहा कि यहाँ क्यों, ये ऊष्मा गतिकी वाला जो पार्ट है उसमें ये 3 मात्रक आप पक्के से करके जाइएगा ऊष्मा गतिकी में। जहां ऊष्मा गतिकी का पहला नियम क्या है? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू धन डेल्टा डब्ल्यू, ये पहला नियम है, ठीक है ना। अब विशिष्ट ऊष्मा, अब इसमें भी क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा में कि इसका जो मात्रक है वो है जूल प्रति किग्रा गुणित केल्विन। अब आपको ये विशिष्ट ऊष्मा का हो गया जूल प्रति किग्रा गुणित केल्विन। अब आपको याद करना है गुप्त ऊष्मा, तो विशिष्ट के बाद याद करना गुप्त। देखिए पहले आप विशिष्ट रखना, फिर उसके बाद गुप्त रखना। तो ये दोनों एक साथ लिख देना, इसको छोड़ देना। क्या हो गया? जूल प्रति किग्रा। मतलब याद किसको रखना है? केवल विशिष्ट ऊष्मा को याद करके जाइए आप। थोड़ा अंधेर पड़ रहा ऊपर, ओके कोई बात। तो आप किसको याद करके जाएंगे? विशिष्ट ऊष्मा को। क्या है? जूल प्रति किग्रा गुणित केल्विन। अगर वो गुप्त ऊष्मा का मात्रक पूछ ले तो जूल प्रति किग्रा, उस समय केल्विन छोड़ देना, ठीक है। और अगर वो ऊष्माधारिता का पूछ ले तो फिर आप यहां पे लिखना जूल प्रति केल्विन। मतलब फिर आपने क्या छोड़ दिया? किग्रा छोड़ देना। तो अगर आप एक याद कर लेते हैं तो ये 1 से 3 बनते हैं, 3 in 1, है ना। और जूल किसका मात्रक है? ऊष्मा का मात्रक है। तो जहां अगर आपको जैसे भूल जाए मान लो कभी आप कि ऊष्मा या ऊर्जा, तो जैसे विशिष्ट ऊष्मा आया, भूल गए शुरू कहां से करें, है ना। ये देखो ऊष्मा लिखा है, ऊष्मा लिखा है मतलब तीनों जगह कहां से शुरू होगा? जूल से ही शुरू होगा, ठीक है ना। क्योंकि वो ऊर्जा का ही रूप है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, तो ये आपका जूल हो जाएगा। और विशिष्ट ऊष्मा है तो जूल प्रति किग्रा केल्विन गुणा केल्विन। अब एक हटा देना तो गुप्त ऊष्मा बन जाएगी। और गुप्त ऊष्मा में से अगर विशिष्ट ऊष्मा में से ये वाला हटा दोगे, पीछे वाला अपने किग्रा वाला हटा दोगे, तो आपका ऊष्मा धारिता बन जाएगी। तो ये आप जरूर प्रिपेयर करके जाएंगे। और ऊष्मा के लिए आपने क्या लिखा है? ऊष्मा का मात्रक कौन है? जूल है। वो तो आपको पता है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है वो कौन है? जूल है। और ये भी आपको पता है कि ताप का कौन है? केल्विन है। ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये बात आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने एक छोटी सी आपको एक ट्रिक बताई है। अब आगे थोड़ा सा एक और बात इसके साथ ऐड कर देता हूं। कुछ राशियां ऐसी है जिनके बारे में आपको याद रहना चाहिए, जैसे आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व जैसे विकृति, है ना। आपेक्षिक घनत्व हो गया, विकृति हो गया। और उसके बाद में आप ले लीजिए
कोण, तो जो मात्रक और विमा की बात करें तो इन तीनों की विमा नहीं होती, आपेक्षिक घनत्व और विकृति का मात्रक भी नहीं होता। तो ये दोनों मात्रक, कोण का मात्रक होता है रेडियन। तो ये तीन राशियां आप ऐसी भी पकड़ के चलिए, जैसे मैंने तीन बताए ना, ऐसे ये तीन, इसमें मात्रकहीन और विमाहीन वाली शब्द याद रखो। क्या शब्द याद रखोगे? मात्रकहीन और विमाहीन। बस उसमें याद रख लेना कि कोण का मात्रक होता है रेडियन, लेकिन तीनों राशियां रटना पड़ेगी, याद करना पड़ेगी। वैसे आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। तो घनत्व बटे घनत्व होने से ये मात्रकहीन विमाहीन है। विकृति क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई बटे लंबाई होने से ये विमाहीन और मात्रकहीन है। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो ये भी L/L होने से ये विमाहीन होती है, लेकिन कोण का मात्रक क्या है? रेडियन है। तो ये आप जरूर इसको प्रिपेयर कीजिएगा। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये सारा ट्रिकी है, तो इसको आपको वैसे स्क्रीनशॉट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मेरा नंबर आ रहा है, मैंने कहा कोण रेडियन है, ठीक है। और देखिए बहुत हलवा है, लड्डू लड्डू जैसे मुझे लग रहा है मुश्किल है प्रश्न, जैसे बहुत सरल सरल मात्रक शायद ना पूछे, लेकिन फिर भी वेग त्वरण वगैरह के भी याद, वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये भी मैं आपको अभी थोड़ी से इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मात्रकों पे और चर्चा करते हैं, क्योंकि वो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे आपने कहा सिंपल हमारी जो गति होती है रेखिक गति में, तो आपने कहा वेग, ये एक राशि पकड़ी आपने, वेग है ना, और एक राशि हो गई कोणीय वेग। आपको पता है ये v है और ये कौन है? ओमेगा है, ठीक है। ऐसे राशियों के ऐसे ऐसे अपन कंपैरिजन करते हैं थोड़ी देर के लिए। एक राशि है त्वरण, या अपन बोलते हैं a से, और अगर यही घूर्णीय गति में जाता तो ये कोणीय त्वरण होता है, और इसको क्या व्यक्त करते हैं? अल्फा से, ठीक है। एक शब्द होता है बल, फोर्स, एक शब्द होता है बलाघूर्ण, घुमाने वाला बल। ठीक है, एक होता है संवेग, v बराबर mv बोलते हैं उसको, और एक होता है रेखी सॉरी कोणीय संवेग। ये रेखीय संवेग है, वो कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग एल से व्यक्त करते हैं। अब आप इधर है ना, तो अपन क्या करेंगे, जब आप इधर के मात्रक बोल देंगे तो अपन इनके मात्रक भी बोल देंगे, और यही टेक्निक होती है याद करने की। वेग का मात्रक बोलिए, मीटर प्रति सेकंड, तो कोणीय वेग का हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। मीटर की जगह क्या लिखा? रेडियन। त्वरण का बोलिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो कोणीय त्वरण का हो जाएगा, बोलो, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जहां जहां मीटर लिखा है वहां वहां क्या लिख देंगे आप? रेडियन लिख देंगे। बल का क्या होता है? न्यूटन, तो बल आघूर्ण का हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। अब संवेग का लीजिए, संवेग क्या होता है आपको पता है? द्रव्यमान गुणित वेग। तो संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग, है ना, P बराबर mv। तो द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और इसका लिख देना जूल सेकंड। क्या लिखेंगे? जूल। तो ये आपका हो जाएगा, ये मात्रक आप पकड़ लीजिए। मुझे लग रहा है आपको ये आसान पढ़ रहे होंगे। वेग, त्वरण, बल, संवेग। आगे आप इधर आ जाइए, कोणीय वेग, तो वेग का मीटर प्रति सेकंड,
तो कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो कोणीय त्वरण का रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर, प्रति मीटर नहीं, न्यूटन मीटर, क्योंकि बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण होता है जो घुमाने वाला बल, तो बल और बल की क्रिया रेखा से जो दूरी होती है वो बल आघूर्ण। अगर आप दूर से चलाते हैं, थोड़ी दूरी से चलाते हैं तो चलाना आसान रहता है, पानी की सहायता से नट को खोलना आसान रहता है, क्योंकि वो बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष की दूरी बढ़ जाती है, तो क्या बढ़ जाता है, बल आघूर्ण बढ़ जाता है, मतलब घुमाने वाला बल बढ़ जाता है, तो उसको घुमाने वाले बल को बोलते हैं हम बल आघूर्ण। तो ये पाने वाला प्रश्न भी आपके उसमें है घूर्णी गति के अंदर लिखा हुआ। और कोणीय संवेग का हो गया जूल सेकंड। तो मेरे ख्याल से इन मात्रकों पर आपका ध्यान गया होगा, और ये बहुत सरल है, लेकिन एग्जाम में कई बार अपसेट कर देते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये भी वो मात्रक है। देखिए अभी पिछली बार का अगर मैं पेपर बात करूं तो काफी सारे प्रश्न पिछले साल के पेपर में काफी सारे प्रश्न मात्रकों पर आए थे, उस पर भी मैं भी बात कर लूंगा आपके साथ। तो चलिए हटा दूं मैं, मुझे लग रहा है आपने स्क्रीनशॉट तो कर ही लिया होगा, या कम से कम आपने इसको, देखिए मैं बड़े बड़े लिख रहा हूं इसलिए बार बार मुझे मिटाना पड़ता है। तो त्वरण का मीटर प्रति सेकंड, सॉरी वेग का मीटर प्रति सेकंड, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और कोणीय त्वरण का रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर। अब देखिए यहां से एक खास बात बताता हूं मैं आपको, जैसे अभी जो बात चल रही थी उसी में देखिएगा, एक जैसे जो कह रहे थे ना कि एक जैसे, सर फिर और बताइए थोड़े से। जैसे अगर आपको गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट देखे अपन, तो इसमें भी 3 ट्रिक से आप याद कर सकते हैं गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट। एक है आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये सूत्र भी आपका एग्जाम में सही जोड़ी मिलाने में आ सकते हैं इस तरह के। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र है -GM बटे I, -GM बटा, क्या ये ऊर्जा है। तो आपको पता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल। अगर आपको यहां से गुरुत्वीय विभव, अब देखिए इसके बाद फिर ये बना रहा हूं मैं, आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने टेक्निक अपनाई थी, तो इसके बाद मैंने कहा गुरुत्वीय विभव, ये गुरुत्वीय विभव, पहले मैंने कहा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अब मैं गुरुत्वीय विभव कह रहा हूं। इसका सूत्र देखिएगा, -GM बटे R, एक एम कम कर दिया है, तो एम कम हुआ मतलब उसका भाग लगा है, तो ये हो गया जूल प्रति किग्रा, द्रव्यमान का भाग लग गया, तो जूल प्रति किग्रा। तीसरा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका होता है GM बटे R स्क्वायर। अब ये नहीं याद हो तो आप ये वाला याद रखना, तो मात्रक भी पकड़ में आ जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का वो GM बटे कैपिटल R स्क्वायर होता है, बस इसी से आप गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को पकड़ लेना, तो मात्रक भी आपका इसका भी पकड़ में आ जाएगा कि त्वरण का जो मात्रक होता है वही इसका होता है। गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके देखिए, अब ये बहुत कठिन लगते हैं एग्जाम में आते हैं, सही जोड़ी मिलाने आएंगे तो पसीने आ जाएंगे, लेकिन आप अगर टेक्निक से करके जाएंगे कि पहले गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, फिर गुरुत्वीय विभव, फिर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, और उसको आप गुरुत्वीय त्वरण से कनेक्ट करिएगा। फर्क इतना है, दोनों के सूत्र में कैपिटल आर है और यहाँ स्मॉल आर, यहाँ सारे सूत्रों में स्मॉल आर, तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करके जाइएगा। फिर कुछ फार्मूलाज और है, इन पर बात, आपका जड़त्वाघूर्ण जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो बता रहा हूं। जड़त्वाघूर्ण होता है I बराबर सिग्मा mr स्क्वायर, ये सूत्र, m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या हो गया किलोग्राम, और r दूरी, तो इसका हो गया मीटर, और लगा स्क्वायर तो किग्रा मीटर स्क्वायर, ये सारे IMPs बता रहा हूं मैं आपको। तो जड़त्वाघूर्ण का हो गया किग्रा मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में एक और प्रश्न तनाव,
तो पृष्ठ तनाव होता है, इसको टी से बोलते हैं बल बटे लंबाई। क्या होता है? बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव का जो बल होता है वो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है, खिंचाव बल महसूस होता है उसके एकांक लंबाई पर जो बल होता है। तो बल बटे लंबाई है, तो बल का क्या है? न्यूटन, और लंबाई का है मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। तो ये आपका न्यूटन प्रति मीटर जो है, आप इसको याद रखिएगा। और ये न्यूटन प्रति मीटर स्प्रिंग का बल नियतांक भी होता है, क्योंकि वो भी स्प्रिंग का बल नियतांक है, तो बल में लंबाई का भाग लग रहा है। तो स्प्रिंग का बल नियतांक कभी मान लो एग्जाम में आ जाए तो ये आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या आते हैं क्या परीक्षा में? तो मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूं। ये स्प्रिंग का बल नियतांक 2022, जड़त्व गुण 2022, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बल्कि इसी तरह के आते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर जड़त्व गुण के बाद आ रहा है एक और महत्वपूर्ण, वो है प्रतिबल। अब देखिए ध्यान रखना, प्रतिबल सारे प्रत्यास्थता गुणांक जितने भी है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दाब, इसका होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। और इसके मात्रक भी इसी से निकल जाएंगे, बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और विमी सूत्र भी रट डालिएगा इसका, क्योंकि बल का होता है mlt माइनस 2 और क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर। एल से एल कटेगा, एक एल ऊपर जाएगा तो ml माइनस 1 t माइनस 2। तो ये आपके सबका विमी सूत्र हो जाएगा। देखिए सारे प्रतिबल है ना, सारे प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दाब, उन सबका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और इसका जो है ml माइनस 1 t माइनस 2 होता है। तो ये आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये सारे बता दिए हैं। आगे और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये जो स्टडी है, इस स्टडी के बाद आपका क्या होता है कि प्रश्न पिटने की संभावना आपकी कम हो जाती है। अब एक द्रव्यमान केंद्र क्या होता है कि जहां पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को आप केंद्रित मान सकते हैं। जैसे क्रिकेट का जो बल्ला होता है, उसका द्रव्यमान केंद्र जो होता है वो सेंटर में नहीं होता उसके, क्योंकि एक तरफ तो छोटा हैंडल होता है, एक तरफ चौड़ा बेट होता है, तो वो उसका सेंटर पे नहीं होता द्रव्यमान केंद्र। लेकिन अगर एक फुटबॉल हुआ तो फुटबॉल का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो कहाँ होगा? उसके सेंटर पर होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। जैसे द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड भी बात मैं आपको बताऊं, आपका द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड हम जाए तो कुछ बातें, जैसे एक त्रिभुजाकार प्लेट है तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? तो उस त्रिभुज के केंद्रक पर होगा। तो जैसे ये आपका कोई, तो इसका जो यहाँ केंद्रक होगा वो उसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो यहाँ आप कहेंगे केंद्रक पर। अब प्रश्न अलग तरीके से भी पूछा जाता है, कई बार एक बार ऐसे आया था कि किसी त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र त्रिभुज के किस विशेष बिंदु पर होता है। तो ये देखिए, त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र त्रिभुज के किस विशेष बिंदु पर होता है। तो अगर इसकी एक माध्यिका ऐसे ले लें, इसकी एक माध्यिका ऐसे ले लें और इसकी एक माध्यिका ऐसे ले लें, तो ये माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु। सरल शब्दों में इसको आप केंद्रक बोल रहे हैं। तो त्रिभुज का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो होता है माध्यिकाओं का कटान बिंदु। और त्रिभुजाकार प्लेट है तो आप उसको केंद्रक भी बोल रहे हैं। तो ये आपका द्रव्यमान केंद्र जिसको कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पिंड संतुलित हो जाता है। जैसे कहीं आपने देखा हो खिलाड़ी गेंद को ऐसे उंगली पर नचाने लग जाते हैं, तो उन्होंने द्रव्यमान केंद्र पर उसको बैलेंस कर लिया होता है। जहां पर संपूर्ण द्रव्यमान को आप केंद्रित मान सकते हैं वो आपका द्रव्यमान केंद्र है। फिर कुछ और ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में बहुत सरल, दिखने में बहुत छोटे लेकिन बहुत स्मार्ट होते हैं, जैसे आई डॉट आई। अब सवाल नहीं आया साहब, जे डॉट जे और के डॉट के। आपको पता है आई में आई का डॉट, जे में जे का डॉट और के में के का डॉट कितना होता है? एक होता है। लेकिन इसी पल में अगर ऐसा हुआ तो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, तो इसको क्या लिखेंगे आप?
0। ये कौन सा गुणा है? अदिश गुणा। किसका? सदिशों का, है ना, सदिशों का अदिश गुणा। अगर ये सदिशों का सदिश गुणा होता तो इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता। देखिए आप, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसका मान 0 हो जाएगा। उल्टा करना है, डॉट में 0 होता है, लेकिन अगले ही पल अगर आपने आई क्रॉस जे किया तो ये के बन जाएगा। अगले वाला जे क्रॉस के किया तो ये आई बन जाएगा। आई जे के आई और के आई जे, ये ऐसा बन जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट वाला निकल के आ जाता है। अब एग्जाम में क्या होता है कि मैक्सिमम रूप से ये पूछा जाता है, ये वाला, ये या ये। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव जिस पर हमेशा हमारा ध्यान रहना चाहिए, उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे लास्ट ईयर के पेपर्स में देखिए, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव का पैटर्न क्या रहता है, मतलब किस पैटर्न के तरह ऑब्जेक्टिव आते हैं। जैसे सूत्र भी पूछ सकते हैं, जैसे आपका मेयर समीकरण अगर प्रूव करने को नहीं आई तो इसमें आ जाएगी कि आप मिलाओ इसको, या समतापी प्रक्रम। देखिए मैं आपको लास्ट ईयर की टेबल बता देता हूं। समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, फिर आपका हो गया सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण, फिर आपका हो जाएगा प्रतिबल, फिर आपका हो गया जड़त्वाघूर्ण। देखिए पैटर्न देखिए आप, और फिर आपका हो गया स्प्रिंग नियतांक। ये सही जोड़ी देखिए आप 2022 की। अब देखिएगा इसमें तो मेयर इक्विलिब्रियम ये और ये। अब यहां ये आपको मिलाना पड़ेगा कि सीपी माइनस सीवी बराबर है। समतापी प्रक्रम पीवी बराबर के लिखा रहेगा, रुद्धोष्म में पीवी की पावर गामा बराबर के लिखा रहेगा, सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण में y बराबर a sin ओमेगा t लिखा रहेगा। प्रतिबल आपका बल बटे क्षेत्रफल होता है पर मात्रक के रूप में लिखा है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अभी यहां बोला था मैंने, प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक और दाब। जड़त्वाघूर्ण एमआर स्क्वायर अभी बताया, किग्रा मीटर स्क्वायर। और स्प्रिंग नियतांक बल बटे लंबाई, न्यूटन प्रति मीटर। तो ये सामने ऐसे लिखे रहेंगे और इधर ये रहेंगे। तो ये वाला जो मिलाना है, ये 2022 में आपकी पूरी की पूरी टेबल ऐसी की ऐसी आई थी। तो हमको इस तरह की चीजें ऐसे आना चाहिए। फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स में वैल्यूज भी आएंगी, जैसे एंगस्ट्रॉम। तो मैं आपको ट्रिक सिखाई थी, तो पहले आप माइक्रोन कीजिए। 1 माइक्रोन, छोटी दूरियां 10 टू द पावर कितने मीटर, -6। नैनो 10 टू द पावर -9। 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर। सेंटीमीटर में आए तो -8 लिखना। और 1 फर्मी 10 टू द पावर -15 मीटर, 15 फर्मी, मी 15। तो ये आपका हो जाएगा छोटी दूरियों के मात्रक, माइक्रोन, नैनो, एंगस्ट्रॉम और फर्मी। बड़ी दूरियों में आए तो बड़ी दूरियों में आप जाना प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, तो ये पूछते हैं प्रकाश वर्ष काय का मात्रक है, तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अब माइनस मत लिख देना, बड़ी दूरी है तो प्लस रहेगी, घात है, छोटी दूरी सब प्लस। अब एक खगोलीय मात्रा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की क्या होती है, औसत दूरी। तो ये होती है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। बड़ी दूरियों में एक दूरी और होती है, पारसेक। ये भी बड़ी दूरी है, पारसेक भी क्या होती है, बड़ी दूरी होती है। इसमें पारसेक के अंदर ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ी होती है, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं।
मतलब प्रकाश वर्ष का भी लगभग जो है 3.26 गुना होता है। तो ये बड़ी दूरियों के आपके मात्रक है। ऐसे ही छोटी दूरी में एक और मात्रक होता है, वो मात्रक आपका होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है इसकी वैल्यू? 1.6 गुणित 10 की घात -27 kg। तो द्रव्यमान में कभी पूछ ले तो ये आपकी एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो आपके आ सकती है। तो अब जैसे कुछ और ऑब्जेक्टिव बता देता हूं मैं, किस जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान रहता है? तो 40 डिग्री और 50 डिग्री। अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या संरक्षित रहता है? अगर ऐसा प्रश्न आता है या प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या संरक्षित रहता है, तो पहले तो ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यास्थ में क्या रहता है, तो संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों रहते हैं। लेकिन अप्रत्यास्थ संघट्ट में तो ऊर्जा की हानि होती है, तो केवल संरक्षित कौन रहेगा? संवेग। कौन संरक्षित नहीं रहेगा? गतिज ऊर्जा। कोणीय संवेग का मात्रक अभी लिखा था हमने, जूल सेकंड। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अभी लिखा, जो त्वरण का है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। शांता गुणांक का मात्रक होता है क्वाइज। क्या होता है? क्वाइज। तो शांता गुणांक का मात्रक क्वाइज, ये याद रखिएगा, शांता गुणांक। शांता गुणांक के लिए क्या हो जाएगा? क्वाइज हो जाएगा। अब देखिए, एक शांता क्या होता है, अभी मालूम मुझे शांता क्या होता है। शांता मतलब ये है कि जो गाढ़े द्रव होते हैं, गेहूं में भी होती है, तो जो गाढ़े द्रव होते हैं, जैसे शहद है, तो उसमें अगर आप किसी छर्रे को डालो, स्टील के छर्रे को, तो आप देखो धीरे धीरे जाएगा, मतलब उसको वो रोकता है। पानी आदर्श तरल है, मतलब उसमें अगर आपने डाला तो वो सीधे धड़ाप से नीचे जाएगा। तो शांता वह गुण है जो द्रवों का गुण है बेसिकली। तो शांता द्रवों का वो गुण है जिसमें वो वस्तु की अपने अंदर गति का क्या करते हैं? द्रव विरोध करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शांता। तो शांता से संबंधित आपके पास में आ सकता है कि ताप बढ़ने पर द्रवों की शांता क्या होती है। तो ताप बढ़ने पर द्रवों की शांता क्या होगी? घटेगी, है ना। ताप बढ़ने पर, देखिए यहां पे देखना, ताप का असर जो शांता पर होता है, ताप बढ़ा तो शांता जो है वो दो तरह से असर करती है, द्रव में घटेगी और गैस में बढ़ेगी। याद रखना, आप तो द्रव में याद रख लीजिए, गैस में उल्टा कर दीजिएगा। तो द्रव में क्या होगी? शांता घटेगी, क्योंकि गाढ़ापन घटेगा तो जल्दी से वस्तु नीचे गिरने लगेगी, तो घटेगी। लेकिन गैसों में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस के अणु तेजी से गति करते हैं, तो वो रोकते हैं ज्यादा, है ना। और अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? देखिए, तीन बातें आप ध्यान रखेंगे। एक तो कैलोरी, कैलोरी क्या होती है, तो कैलोरी को आप जरूर याद रखना, क्योंकि कैलोरी की परिभाषा 1 नंबर में आ सकती है। कैलोरी में क्या होता है? कैलोरी में यह रहता है कि वस्तु का ताप अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना बढ़ाना है? 14.5 डिग्री सी से 15.5 डिग्री सी, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं 1 कैलोरी ऊष्मा। ठीक है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है 1 कैलोरी ऊष्मा। और दूसरा जो अभी मैंने कहा कि अवस्था परिवर्तन के लिए कौन सी ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन के लिए कौन सी ऊष्मा है? गुप्त ऊष्मा। जैसे क्या होता है अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा? अब देखिए इसका मतलब समझाता हूं बात। गुप्त ऊष्मा जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है, वो पड़ी रहती है, आपने उसमें थर्मामीटर डाल दिया, 2-4 मिनट बाद आप देखेंगे कि बर्फ पानी में बदल गई, लेकिन टेम्परेचर 0 का 0 ही है। तो अब बर्फ पानी में बदली, इसका मतलब कहीं से ना कहीं से ऊष्मा तो मिली है, आई है, लेकिन गई कहां फिर वो गई अवस्था बदलने में। मतलब बर्फ किस में बदलने लगा? पानी में बदलने लगा, तो अवस्था परिवर्तन के लिए वो ऊष्मा का उपयोग हुआ, तो उसको हम कहेंगे गुप्त ऊष्मा, है ना। तो ये बर्फ के लिए होती है 80 कैलोरी, है ना। बर्फ के लिए कितनी बनेगी? 80 इसकी वैल्यू, और आपकी भाप के लिए 540 इसकी वैल्यू होती। तो आपकी गुप्त ऊष्मा जो है वो अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा होती है उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध क्या है बताइए? डी ब्रोकली में आपने पढ़ा होगा, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर।
जैसे तरल प्रवाह का वेग किससे नापते हैं? तो जैसे कहीं मान लो कोई द्रव कहीं से बह रहा है, अब इसका वेग निकालना है, तो तरल प्रवाह का वेग नापते हैं वेंचुरी मीटर से। किससे नापते हैं? वेंचुरी मीटर से। तो तरल प्रवाह का वेग नापने वाले उपकरण का नाम है वेंटुरी मीटर या वेंचुरी मीटर, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है। अब ऊष्मा स्थानांतरण की कुछ विधियां हैं, जैसे एक में माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, वो विधि कौन सी है? ऊष्मा स्थानांतरण की वो विधि कौन सी जिसमें माध्यम जरूरी नहीं? तो उस विधि का नाम है विकिरण। जैसे सूर्य का प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है, तो निर्वात से भी सूर्य का प्रकाश हमको मिल सकता है, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका इस तरीके के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ, तो ये मैंने कहा कि ये आपके छोटे छोटे वो प्रश्न हुए जो आपको पूछे जा सकते हैं। अब बल का देखिए, अब विमीय सूत्र भी आ सकता है, विमीय सूत्र पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या करिएगा कि उसके लिए भी आप ट्रिक लगा लीजिएगा, मतलब आपको विमीय सूत्र भी क्या है अगर याद करना है, वैसे तो बहुत सारे विमीय सूत्र आपको अब याद है, लेकिन फिर भी अगर कोई परिस्थिति बनती है तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। जैसे देखिएगा, जैसे बल का विमीय सूत्र आपसे पूछ लिया, तो ये बल का आपको जरूर याद होना चाहिए, mLT - 2। अब इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये त्वरण का है, LT - 2, और ये है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है बल, तो ये त्वरण हो गया। तो आप बल का जब याद कर लेते हैं तो एक फायदा और होता है, कार्य का इससे निकल जाता है, क्योंकि कार्य होता है बल गुणित दूरी, तो एक एल बढ़ा दो, यही ऊर्जा का हो जाता है। अब शक्ति हो तो एक टी का भाग लगा दो, तो शक्ति में क्या होगा, यहां पर इधर एक माइनस बढ़ा देना, mL² T - 3 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आप इस तरीके से भी कोई सरल प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसको आपको लिखना आना चाहिए।